हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल जेपीएससी विद पूनम में। फ्रेंड्स, हम लोग एसपीटी एक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। एक वीडियो मैंने एसपीटी के बारे में इंट्रोडक्शन वाला अपलोड कर दिया है। उसमें मैंने टोटल चैप्टर को कराया है एक ट्रिक के माध्यम से, और चैप्टर भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसके बाद ही आप ये वाला देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर आप उलझन में फंस जाओगे कि कहाँ कौन सा चीज़ था। ठीक, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक अध्याय मैंने वहाँ पे कराया था पिछले वीडियो में, अब इसका दूसरा अध्याय है। हम लोग उसको ट्रिक से भी देखेंगे। ठीक है, अध्याय 2 में है ग्राम प्रमुख और मूल रैयत। मैंने बताया था कि अध्याय 2 नंबर है ना, यहाँ पे कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। कौन कौन? ग्राम प्रमुख है और मूल रैयत है, 2 आदमी हुए। तो अध्याय 2 में ग्राम प्रमुख और मूल रैयत के बारे में चर्चा किया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी धारा को। धारा 5 क्या कहता है? ग्राम प्रधान की नियुक्ति के बारे में बताता है। अब इसके अंतर्गत क्या है? किसी खास ग्राम के रैयत या जमींदार के आवेदन पत्र देने तथा ग्राम के जमाबंदी रैयतों में से कम 2/3 रैयतों की सहमति से उपायुक्त ग्राम प्रधान की नियुक्ति करेगा। कहने का मतलब है कि ग्राम प्रधान की नियुक्ति होगी कैसे? कोई भी खास ग्राम है। खास ग्राम का मतलब क्या था? खास ग्राम वैसे ग्राम को कहते हैं जहाँ पे ना कोई मूल रैयत हो ना ही ग्राम प्रधान हो, उसको हम खास ग्राम कहते हैं। तो खास ग्राम की रैयत माने किसान या फिर जमींदार डीसी को अगर आवेदन पत्र लिख के देता है, या फिर कम से कम जमाबंदी रैयत के 2/3 लोग सहमति से आवेदन पत्र दे के डीसी को देते हैं आवेदन पत्र, तो डीसी क्या करेगा? उपायुक्त क्या करेगा? ग्राम प्रधान की नियुक्ति करेगा। किस धारा के तहत? धारा 5 के तहत। हम इसमें ऐसे ट्रिक लगा सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं कि ग्राम प्रधान की जब नियुक्ति हो जाएगी तो क्या करेंगे? ग्राम प्रधान सबको पार्टी देगा, तो पार्टी में सबको पंचमेवा खिलाएगा। ठीक है, तो धारा 5 में हो गया ग्राम प्रधान की नियुक्ति करेगा कौन? तो उपायुक्त करेगा। कैसे करेगा? जब कम से कम 2/3 रैयत सहमति से आवेदन पत्र लिख के डीसी को देंगे, तो डीसी और उपायुक्त एक ही है। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं धारा 6 क्या कहता है। अभी ग्राम प्रधान की नियुक्ति हुई थी धारा 5 के तहत ना, सबको पंचमेवा खिलाया ना। अब 6 में देखिए तुरंत इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? ग्राम प्रधान की। ठीक है, तो ग्राम प्रधान की मृत्यु का प्रतिवेदन के बारे में है धारा 6 में। देखते हैं इसमें क्या है। यदि किसी ग्राम का जो खास नहीं है, मतलब जो भी गांव खास गांव नहीं है, ग्राम प्रधान मर जाए, तो ग्राम का जमींदार इस घटना के 3 महीना के भीतर नए ग्राम प्रधान की नियुक्ति हेतु उपायुक्त आवेदन देगा। क्या कहता है इसमें कि अभी पंचमेवा खिलाया ना ग्राम प्रधान तुरंत नियुक्ति होने पर, अब 6 में तुरंत ही इसकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाएगी तब क्या करेगा जमींदार? डीसी को मतलब उपायुक्त को 3 महीना के अंदर उपायुक्त को ये कहेगा कि आप नया ग्राम प्रधान की नियुक्ति कर दीजिए। किस धारा के तहत? धारा 5 के तहत, क्योंकि धारा 5 में क्या है? ग्राम प्रधान की नियुक्ति है। ठीक है, तो धारा 5 में नियुक्ति हुआ ग्राम प्रधान की, धारा 6 में तुरंत मर गया। ठीक है, तो जमींदार ने क्या किया? 3 महीना के भीतर डीसी को लिख के देगा, उपायुक्त को लिख के देगा कि आप नए ग्राम प्रधान की नियुक्ति कर दीजिए। इतना समझ में आया? अब चलते हैं आगे। धारा 7 क्या कहता है? अब नए ग्राम प्रधान की नियुक्ति हो गई ना। अब देखिए 7 कहता है ग्राम प्रधान का कबूलियत का लिखा जाना और जमानत देना। कबूलियत का लिखा जाना मतलब एक तरह से शपथ, तो 7 से 7 और 7 से शपथ। ठीक है, नियुक्ति के बाद ग्राम प्रधान को एक पट्टा दिया जाएगा और उसे विहित प्रपत्र में कबूलियत लिखना होगा कि अपने पद के कार्य संपादन में वह राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से शासित होगा। कहने का मतलब है कि धारा 7 में कह रहा है कि ग्राम प्रधान को शपथ लेना पड़ेगा। 7 से 7 से शपथ। ठीक है, क्या शपथ लेगा वो? कि जो भी वो काम करेगा, जो भी वो कार्य संपादन करेगा, वो राज्य सरकार ने जो नियम बनाया है उसके अंदर ही रहेगा, वो उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, फिर जमींदार उसको क्या दे देगा? एक पट्टा दे देगा। ठीक, इतना समझ में आया? अब चलते हैं आगे। धारा 8 में
जमींदार द्वारा नए नियुक्त ग्राम प्रधान को जमाबंदी और खेवट खतियान की प्रतियां दिया जाना। अब धारा 8 आया ना। अब जमींदार ने कहा ग्राम प्रधान को धारा 8 के तहत कि लो अब खेवट खतियान की प्रतियां मतलब जेरॉक्स कॉपी पकड़ो और तुम ठाठ से रहो। धारा 8 से ठाठ से रहो। ठीक है, कैसे ठाठ से रहेगा? जमींदार ने क्या किया कि ग्राम प्रधान जो नया वाला बना है उसको खेवट खतियान का जेरॉक्स कॉपी दे दिया। अब बोला तुम अब ठाठ से रहो, धारा 8 में ठाठ से रहो। ठीक है, जब भी आखिरी ग्राम प्रधान के उत्तराधिकारी के अतिरिक्त कोई अन्य ग्राम प्रधान नियुक्त किया जाए तो ग्राम के जमींदार का ये कर्तव्य होगा कि वह नियुक्ति की तिथि से 3 महीने के भीतर नए ग्राम प्रधान को जमाबंदी और खेवट खतियान की प्रतियां देगा। जब भी कोई ग्राम प्रधान नया बनेगा तो जमींदार क्या करेगा? 3 महीना के अंदर उसको खेवट खतियान की जेरॉक्स कॉपी देगा। ठीक है, धारा 8 में ठाठ से खेवट खतियान पकड़ो और ठाठ से रहो। ठीक, आगे चलते हैं। धारा 9 क्या कहता है? धारा 9 कहता है ग्राम प्रधान को किसी प्रकार का पदांतरण का अधिकार नहीं होगा। मतलब ग्राम प्रधान कहीं भी मतलब इसका ट्रांसफ़र नहीं होगा। कहने का मतलब है कि ग्राम प्रधान का कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। ट्रांसफ़र किसका होता है? जिसका सरकारी नौकरी होता है तो यहाँ वहाँ ट्रांसफ़र होता है। ग्राम प्रधान का कोई सरकारी नौकरी तो नहीं होता है ना। तो धारा 9 में है नो ट्रांसफ़र। किसका नो ट्रांसफ़र? ग्राम प्रधान का। धारा 9 नो ट्रांसफ़र। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि धारा 9 में है कि ग्राम प्रधान का ट्रांसफ़र नहीं होगा। पदांतरण मतलब होता है ट्रांसफ़र। ठीक है, धारा 10 क्या कहता है? धारा 10 कहता है किसी जमीन का मूल रैयती जोत समझा जाना। कोई भी बंजर भूमि जो मूल रैयत या सह रैयत द्वारा आबाद बनाई गई हो या कोई परती जोत जो मूल रैयत या सह रैयत के अधिकार में हो, इस विधान के प्रावधान द्वारा शासित अपरिवर्तनीय मतलब नॉन ट्रांसफरेबल रैयत होल्डिंग समझा जाएगा। कहने का मतलब है आप बस इतना याद रखिए कि धारा 10 में है, धारा 10 से कर दीजिए बस किसी भी जोत का रैयती जोत समझा जाना। 10 से अब कर लीजिए, धारा 10 से हो गया बस अब ये सोच लीजिए कि कोई भी ज़मीन है उसको मूल रैयती जोत को आपको समझना पड़ेगा। किसी का भी ज़मीन है तो उस ज़मीन को आपको मूल रैयती जोत समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी बंजर भूमि है, अगर कोई भी किसान है उसको खेती लायक बनाया है, उसके अधिकार क्षेत्र में है, तो उसके ज़मीन को उसका होल्डिंग समझा जाएगा, उसी का समझा जाएगा, है ना। तो धारा 10 से हो गया बस कि किसी भी ज़मीन का मूल रैयती जोत समझा जाना। मतलब आप बस कीजिए, आप उसका ज़मीन है आप उसी का समझिए, किसी और का समझने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं धारा 11 ग्राम प्रधान की पुरस्कार निधि। ठीक है, ग्राम प्रधान की पुरस्कार निधि, इसमें क्या है कि ग्राम प्रधान मूल रैयत और रैयतों पर लगाए गए तथा वसूले गए सभी जुर्माने प्रधानों की पुरस्कार निधि में जमा किए जाएंगे। इसे व्यय उपायुक्त द्वारा नियमों के अनुसार किया जाएगा। इसमें आप ऐसे ट्रिक लगाइए कि ग्राम प्रधान ने 1 रुपया जमा करके रखा था। कैसे जमा किया था वो? तो कोई भी जुर्माना लगाया होगा, कभी किसी ने कुछ गड़बड़ की होगी तो उस पर जुर्माना लगा के पैसा लिया होगा, तो 1 रुपया वो जमा करके रखा था ग्राम प्रधान की पुरस्कार निधि में। और वो खर्चा अपने मन से करेगा क्या? बिल्कुल नहीं, वो खर्चा अपने मन से नहीं कर सकता है, बल्कि जब उपायुक्त द्वारा जो आदेश दिया जाएगा कि आपको इस चीज़ पे पैसा खर्चा करना है तो वो उस चीज़ पे पैसा खर्चा करेगा। कौन सा पैसा? जो धारा 11 के तहत ग्राम प्रधान ने पुरस्कार निधि में जमा किया था, उस पैसा के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए पहले रिवीजन कर लेते हैं फिर आगे चलेंगे। धारा 5 के तहत ग्राम प्रधान की नियुक्ति हुई थी तो उसने पंचमेवा खिला रहा था ना। धारा 6 में क्या हुआ? तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु हो जाएगी तो 3 महीना के अंदर जमींदार क्या करेगा? नए ग्राम प्रधान की नियुक्ति के लिए उपायुक्त को आवेदन पत्र देगा, एप्लीकेशन देगा। ठीक है, धारा 7 में क्या है? धारा 7 के तहत जो नया ग्राम प्रधान बना है उसकी शपथ के बारे में है। ठीक है, धारा 8 क्या कहता है? धारा 8 क्या कहता है? 8 से हो गया ठाठ। जमींदार ने कहा अब लोग खेवट खतियान की कॉपी पकड़ो और तुम ठाठ से रहो। धारा 9 में क्या है?
धारा 9 में है नो ट्रांसफर, मतलब ग्राम प्रधान का कहीं भी ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है। धारा 10 में है, धारा 10 से हो गया बस किसी भी जमीन का, किसी की जमीन का मूल रैयती जोत को समझा जाना। ठीक है। और धारा 11 में क्या है, तो धारा 11 में है ग्राम प्रधान की पुरस्कार निधि, मतलब ग्राम प्रधान ने जो जुर्माना कभी किसी पर लगाया होगा या फिर किसी भी तरीके से पैसे वसूले होंगे, वो 1 रुपया वो जमा करके पुरस्कार निधि में रखा होगा, जिसको वो उपायुक्त की अनुमति से खर्चा करेगा। इसमें इतना ही था। ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और आपको याद भी हुआ होगा। ठीक है। अध्याय 3, यहाँ 3 है ना, तो रैयत कितने अक्षर का है, ये 3 अक्षर का है। तो अध्याय 3 में क्या हो गया, रैयत के बारे में। ठीक है। इसमें धारा 12, इसमें रैयतों के वर्ग के बारे में। ठीक। रैयतों के निम्न वर्ग होंगे। कौन कौन से वर्ग होंगे, रैयत के 3 वर्ग होते हैं। कौन कौन सा, एक है निवासी जमाबंदी रैयत, दूसरा है गैर निवासी जमाबंदी रैयत और तीसरा है नए रैयत। ठीक है। निवासी जमाबंदी रैयत किसको कहेंगे, कि जो रैयत गांव में रहते हैं और जिनका पारिवारिक आवास अभिलिखित गांव में, मतलब आप किसी गांव से हैं, मान लिया आप लेदा गांव से हैं। ठीक है। आप वहाँ पे रहते हैं और उस गांव में आपका अपना ज़मीन है, अपना घर है, तो आप उस गांव के निवासी जमाबंदी रैयत हुए। अब देखते हैं गैर निवासी जमाबंदी रैयत, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कि कोई भी जमाबंदी रैयत है, कोई भी रैयत है जो उस गांव में नहीं रहता है। ठीक है। पहले कभी रहता होगा लेकिन अब नहीं रहता, तो उस गांव के लिए वो गैर निवासी जमाबंदी रैयत हुआ। और नया रैयत किसको कहेंगे, कि वो व्यक्ति जो नए रैयत के रूप में अभिलिखित है, जो नया नया अभिलिखित है। ठीक है। अब है धारा 13। ठीक है। रैयतों के भूमि के उपयोग संबंधी अधिकार। इसमें कहता है कि रैयत उस भूमि का जो उसके जोत में पड़ती है, स्थानीय रीति रिवाज या अन्य किसी रीति से जो भूमि के मूल्य विशेष रूप से नष्ट ना करे या जिससे भूमि जोतने कोड़ने के अयोग्य ना हो, वो उपयोग कर सकता है। तो रैयत भूमि का उपयोग करेगा स्थानीय रीति रिवाज से। ठीक है। और या फिर वैसे तरीके से जिससे भूमि को कोई नुकसान ना पहुँचे। ठीक है। वो भूमि को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता है, जबकि वह आराम से उसमें फसल उपजाए, उसका उपयोग करे, उपभोग करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो भूमि को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। अब इसमें हम ट्रिक लगा सकते हैं ऐसे धारा 13 में, कि रैयत को कि तुम्हारा भूमि है, मतलब तेरा भूमि है, तुम इसके उपयोग के बारे में जानो। ठीक है। तेरा भूमि है, तुम इसके उपयोग के बारे में जानोगे। ठीक है। तो इसमें हम ऐसे ट्रिक लगा सकते हैं। अब देखते हैं धारा 14 को बोलिए 14। ठीक है। 14 को रैयत को बेदखल, इसमें है रैयत को बेदखल नहीं किया जाना, मतलब 14 से रैयत को कोई फोड़ नहीं सकता है। ठीक है। इसमें हम ऐसे ट्रिक लगा सकते हैं। कैसे नहीं फोड़ सकता, जरा देखें। इसमें जमींदार द्वारा सिवा उपायुक्त की बेदखली के आदेश से किसी भी रैयत को अपने जोत से बेदखल नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है धारा 14 क्या कहता है, कि बिना उपायुक्त के आदेश के बिना किसी भी रैयत को उसके जमीन से फोड़ नहीं सकते। ठीक है। अब चलते हैं धारा 15 में। इसमें क्या कहता है, कि ईंट और खपड़े बनाने के संबंध में रैयत के अधिकार। धारा 15 में कहता है कि अब यहाँ पे समझिएगा, धारा 14 के तहत रैयत को फोड़ नहीं रहा था उसके जमीन से, कोई फोड़ नहीं सकता जब तक उपायुक्त ना चाहे। ठीक है। अब रैयत ने क्या सोचा, कि हमको कोई जमीन से मेरा फोड़ ही नहीं रहा है, अब क्या करें, 15 ईंटा बना लेते हैं और 15 खपड़ा बना लेते हैं। हमको कौन फोड़ेगा, कोई नहीं फोड़ेगा, क्योंकि 14 में तो कर चुके हैं, क्योंकि 14 में तो देख चुके हैं कि हमको कोई फोड़ नहीं सकता। ठीक है। अब रैयत ने क्या किया, अपने जमीन पे 15 ईंटा बना लिया, 15 खपड़ा बना लिया, ये उसके अधिकार में। ठीक है। धारा 16 क्या कहता है, अपनी जोत में बांध इत्यादि बनाने और मछली तथा अन्य उत्पादन के उपयोग संबंधी रैयत के अधिकार। ठीक है। धारा 16 में आप देखिएगा सारा इंटरलिंकिंग है। 15 ईंटा 15 खपड़ा बना लिया ना अपने जमीन पे, अब देखा तब भी हमको कोई कुछ कह नहीं रहा है। अब रैयत ने क्या किया, धारा 16 में स्लो अपने ज़मीन पर बांध बना लिया, तालाब बना लिया और उसमें मछली पालन करने लगा। मतलब धारा 16 मतलब स्लो से हो गया धारा 16। 15 से 15 ईंटा बना लिया, 15 खपड़ा बना लिया
और उसके बाद स्लो स्लो मछली उत्पादन करने लगा, तालाब बना लिया। ठीक है, अब चलते हैं धारा 17 पर। धारा 17 क्या कहता है कि अपनी निजी जोत के वृक्षों पर रैयत के अधिकार। ठीक है, थोड़ा सा पहले इसमें हम कंटेंट देख लेते हैं, उसके बाद हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। रैयत क्या कर रहा है? रैयत कहते हैं ना किसान को। किसान अपनी जोत की किसी भूमि पर वृक्ष, उद्यान या बांस लगा सकता है, उसको काट सकता है और इसका उपयोग भी कर सकता है। ठीक, तो इसमें ट्रिक हम ऐसे लगा सकते हैं कि स्लो स्लो वो बांध बना लिया। धारा 15 के तहत 15 ईंटा 15 खपड़ा बना लिया, फिर स्लो स्लो उसमें बांध बना लिया और मछली भी उत्पादन करने लगा धारा 16 के तहत। अब रैयत ने क्या सोचा, अपने निजी जो जमीन है उस पर 17 वृक्ष लगा दिया। ठीक है, उसमें वो सभी प्रकार के भी वृक्ष लगा दिया, मतलब बांस का भी लगा दिया और भी कई सारे वृक्ष लगा दिया, उद्यान भी लगा दिया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है और क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, समझिएगा। वो तो हम लोगों ने भी देखा कि कोई भी वृक्ष वो लगा सकता है और काट सकता है, लेकिन वो एक पेड़ नहीं काट सकता है। कौन सा? वो महुआ का पेड़ नहीं काट सकता है। काटेगा कब? जब अनुमंडल पदाधिकारी अनुमति देगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ उपायुक्त की, डीसी की कोई भूमिका नहीं है। यहाँ पे भूमिका हो रही है अनुमंडल पदाधिकारी मतलब एसडीओ की। एसडीओ जब तक अनुमति नहीं देंगे तब तक वो महुआ का पेड़ नहीं काट सकता है। ठीक है, तो धारा 17 के थे तो 17 वृक्ष लगा दिया था किनारे किनारे ना, बांध के किनारे किनारे 17 वृक्ष लगा दिया था, जिसमें से वो सारा वृक्ष लगा सकता था, काट सकता था। लेकिन कौन सा पेड़ नहीं काटेगा? महुआ का नहीं काटेगा। काटेगा कैसे? जब एसडीओ मतलब अनुमंडल पदाधिकारी अनुमति देंगे तभी वो महुआ का पेड़ काट सकता है। ठीक है, अब चलते हैं धारा 18 पर। ठीक है, धारा 18 क्या कहता है? अब देखिए 17 वृक्ष लगा दिया, स्लो स्लो बांध बना लिए, 15 ईंटा 15 खपड़ा लगा लिया। ठीक है, अब सब काम हो गया रैयत का। ठीक, अब क्या बचा? अब उसने सोचा सारा काम तो हो गया, क्यों ना हम उसमें भवन बना दे अपनी ज़मीन पर। ठीक है, तो उसने 18 मंजिला भवन बना दिया। कहने का मतलब है इस धारा 18 में क्या कहता है कि भवन निर्माण संबंधी रैयत के अधिकार। रैयत स्वयं या अपने परिवार के घरेलू या कृषि प्रयोजनों के लिए अपनी जोत पर कच्चा या पक्का मकान बना सकता है। धारा 18 में 18 मंजिला वो भवन बना दिया, मतलब भवन बनाने के लिए रैयत के अधिकार। ठीक है, अब धारा 19 में आइएगा। 19 को यहाँ समझिएगा कि 18 मंजिला जब भवन बना दिया तब लोगों का नज़र लगने लगा। ठीक है, और जब लोगों का नज़र लगेगा तो पक्का विभाजन घर में होना ही होना है, निश्चित है। ठीक है, तो धारा 19 में क्या कहता है कि जोत का विभाजन और लगान का वितरण। ठीक है, जोत का विभाजन उसके लगान का वितरण जो होगा जमींदार और ग्राम प्रधान या रैयत की सहमति से होगा। अब धारा 19 में जब बंटवारा होने लगा था, जोत का विभाजन होने लगा था, ठीक है, या कोई भी कोर्ट के आदेश से या फिर जमींदार ही बांट दिया हो दोनों भाई की ज़मीन को। ठीक है, लेकिन दोनों पक्ष में से एक पक्ष मतलब 2 भाई हैं, दोनों का भूमि का बंटवारा हो रहा है। मान लिया एक भाई को पसंद नहीं आया, जो भी न्यायालय ने आदेश दिया उसको एक भाई को पसंद नहीं आया। ठीक है, उसको लग रहा है कि मेरा भाई मेरा ज़मीन ज़्यादा ले रहा है हमसे। ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो सीधा डीसी के पास चला जाएगा, उपायुक्त के पास चला जाएगा। ठीक है, यहाँ वही बात है कि उपायुक्त को आवेदन पत्र दे सकता है। अब उपायुक्त क्या करेगा? अपने तरीके से केस को सुलझाएगा। उपायुक्त को किसी कार्यवाही के किसी पक्ष को खर्चा दिलाने का अधिकार होगा। अब थोड़ा सा यहाँ देखिएगा कि यदि जोत के किसी भाग का लगान अगर 3 रुपये से कम होगा तो किसी भी स्थिति में ऐसी जोत का उपविभाजन नहीं होगा। अगर उपायुक्त देखेगा जांच पड़ताल करके कि लगान जो ये रैयत दे रहा था वो 3 रुपये से कम था, तब वो कहेगा कि अब तो जोत का विभाजन नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी तो 3 रुपया था ही, अब इससे कम क्या करेंगे, है ना। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। हम लोग अगले वीडियो में धारा 20 से आगे चलेंगे। ठीक है, इस वीडियो को आप जरूर से देख लीजिएगा। एसपीटी एक्ट आपको ट्रिक के माध्यम से कम्प्लीटली याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।